जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला के प्रैक्टिस टेस्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं ताकि वीडियो बहुत शॉर्ट रहे, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर मिले, अधिक से अधिक क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करने के लिए। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पहले राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे को किसे संबोधित करने की आवश्यकता है। तो प्रश्न आप समझ लेंगे, थोड़ा सा भाषा को जटिल बना के पूछा गया है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है जब अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करता है तो वो अपने इस्तीफा देता है से पहले अगर वो इस्तीफा देता है, कार्यकाल पूरा करने से पहले अगर वो इस्तीफा देता है तो वो किसे संबोधित करता है। तो आप सबको पता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो करंट का ही पूछे, वो आपसे पूछे पिछले क्रम का भी पूछ सकता है, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो बहुत महत्वपूर्ण पदक्रम होता है। जैसे राष्ट्रपति है, आपको उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो एक महत्वपूर्ण पदक्रम है। तो वो किसी और नंबर का भी पूछ सकता है। अब ये ऐसा नहीं कि प्रश्न कठिन है, बस ये कि हमने इसे पढ़ा नहीं या पढ़ा। ठीक है, तो ये कौन है, न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर। ठीक है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा, आप सबको पता होगा, भारत रत्न। ये कौन सा पूछ रहा है, नागरिक पुरस्कार। कभी कभी ये पूछ लेता है सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर अशोक चक्र भी आया। देखिए, परमवीर चक्र जो होता है वो युद्ध काल में सबसे बड़ा सम्मान होता है, और अशोक चक्र जो होता है वो शांति काल में सबसे बड़ा सम्मान होता है। जैसे अभी अगर युद्ध कहीं पर कोई मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है, सैन्य कुछ ऐसा छोटा मोटा झगड़ा होता है, वहाँ पर कोई ऑपरेशन चलता है, कुछ भी ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ा वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसे अशोक चक्र दिया जाता है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था, करगिल का युद्ध छिड़ा था, तो उस समय जो पुरस्कार दिए गए थे, क्योंकि वो युद्ध काल था, राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है, तो उस समय जो आपको सैन्य सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, वो उस समय आपका परमवीर चक्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप सबको पता होगा, हमारे राजगोपालाचारी जी। ठीक है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, तो ये आप सबको बताना है, जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो आप सबको बताना है जहांगीर का शासनकाल। तो आप सबको जैसे कि याद होगा, ये आपका 1605 से लेकर 1627 तक था। ठीक है, देखिए इस तरह के महत्वपूर्ण राजाओं के शासनकाल मृत्यु भी पूछ ली जाती है। जैसे औरंगजेब की मृत्यु बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि उसके बाद से फिर इतिहास बदलता है। ठीक है, और जहांगीर का शासनकाल ही महत्वपूर्ण है। ये तो मुग़ल बादशाहों के शासनकाल तो महत्वपूर्ण है ही, अकबर है, अशोक है। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कभी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो ये आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। ठीक है, बाकी सबने किया हुआ है। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य कितने हैं। तो आपको बताना है कि न्यूनतम, तो हर विधानसभा का अपना एक वो होता है, संख्या होता है, तो मैक्सिमम कितना है कि और मिनिमम कितना है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विधानसभा की जो अधिकतम क्षमता होती है वो 500, अधिक से अधिक 500 होते हैं, और न्यूनतम होते हैं 600। तो इसके अनुसार तो हमारा ये उत्तर ये हो जाएगा। लेकिन आपको साथ में एक चीज़ और जाननी है कि गोवा, मिज़ोरम और सिक्किम जो ये राज्य होते हैं, इनके विधानसभा के सदस्य अपवाद स्वरूप 60 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कम से कम 60 सदस्य होना और अधिक से अधिक आपका 500 सदस्य होने ज़रूरी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। ठीक है, ऑब्जॉर्म स्मिथ, थोड़ा सा नाम को आप चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग को। ऑब्जॉर्म स्मिथ जो है ये पहले गवर्नर थे, ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर इसको बैंक को स्थापित किया गया था। ठीक है ना, तो आरबीआई जो सेटअप किया गया था वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। 1934 का एक्ट पास हुआ था, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949, ठीक है, ये भी याद रखना, 1949 में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑसबॉर्न, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ कहेंगे उनको, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर थे। ठीक है ना, ये याद रखना है, इतने सारे फैक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल विस्तार क्या होता है। एक्सेल का .xls होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में CD रोम क्या संदर्भित करता है। ये एक चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क को बताता है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अकबर के अधीन मीर बख्शी किसकी देखभाल करता था? मीर बख्शी जो था वो सैन्य मामले का, मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख था। ठीक है। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को सैद्धांतिक रूप से किस वर्ष में स्वीकार किया गया? तो ये आप सबको पता होना चाहिए। यह है आपका 1853। ठीक है। तो 1853 में इस चीज़ को ये सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकृति दी गई थी। ठीक है। तो एकिंसन आयोग था, एकिंसन आयोग ने इस चीज़ की सिफारिश की थी कि न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 19 होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो होनी चाहिए वो 23 साल होनी चाहिए। ठीक है। तो और ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, आप सबको पता होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले सिविल सर्वेंट थे। ठीक है ना, जो सेलेक्ट हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से राजा ने विजयनगर साम्राज्य के गांवों पर अपने नियंत्रण का प्रयोग किया? यानी कि गांव आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से गांव का संपर्क, ये मध्यस्थता कौन करता था, किसके माध्यम से होती थी? तो ये महानायकाचार्य के माध्यम से होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है। तो महानायकाचार्य के माध्यम से। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना जो है आपका चिनाब नदी पर। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना। और ये चिनाब नदी जो है ये आपकी चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है। लाहौल और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से चंद्रभागा निकलती हैं, फिर ये मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं। ठीक है ना। इस पर सलाल परियोजना है। भारत द्वारा ढकी हुई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत है। तो यानी कि भारत ने जो पृथ्वी की जो हिस्सा ढका हुआ है वो कितना है? 2.4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 एग्जामों में आ चुका है। ये प्रश्न MPPCS में भी आया हुआ है और इसके अलावा ये यूपी में भी आया हुआ है, इसके अलावा ये SSC में भी आया हुआ है। ठीक है। तो ये प्रश्न कई जगह रिपीट हुआ है। तो 2.4%। जनसंख्या की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में कहा जाता है? ये प्रश्न रेलवे में भी आ चुका है और कई और एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये 1921 है, महान विभाजन का वर्ष। ठीक है। ये यूपी में भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन विकासशील देश के संसाधन आधार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो ये होता है आपका बेकार की खपत। इसकी वजह से विकासशील देश के संसाधन का एक नेगेटिव रूप होता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये है 16 जनवरी, स्टार्टअप दिवस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक, देखिए ये साल में 2 बार आया था। जब आया था जनवरी 2022 में, उस समय भारत की रैंक थी 83। फिर अभी फिर आया जुलाई में, तो भारत की रैंक 4 पायदान गिर गई और भारत पहुंच गया 87 में। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का अभी इन ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 83, लेकिन अभी जुलाई के हिसाब से क्या हो गया? 87। नोवाक जोकोविच को किस टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उन्होंने कोविड का टीका नहीं लगाया था? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये US ओपन में के लिए इनको अनुमति नहीं मिली। ठीक है। अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं मिली। और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए वहाँ पहुँच गए थे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, वहाँ पे फिर इनको शायद मना किया, पता नहीं कुछ किया, फिर उन्होंने वहाँ कोर्ट मर्जी लगाई, लेकिन US ओपन के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी तो इनको अनुमति ही नहीं मिली। तो यहाँ पर आंसर आपका US ओपन हो गया। तो ये आज के प्रश्न जो हैं समाप्त हो गए। उसके बाद हम अगला भाग 3 लेके आएंगे और आप लोग इस प्रकार फटाफट इन क्वेश्चन को रिविज़न करते रहिए।